साना साना हाथ जोड़ी एट्थ पार्ट इस प्रकार है। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। अब लेखिका ने इतने टाइम बाद बर्फ देखी थी कटाव में पहुंचकर, तो लेखिका के पांव जो है वो झनझन करने लगे, कांपने लगे, क्योंकि बर्फ बहुत थी वहां पर और मन वृंदावन हो रहा था। इतने टाइम बाद इतनी उत्सुकता से जो वो बर्फ देखना चाहती थी वो अब दिख गई थी, तो मन वृंदावन मतलब मन बहुत खुश हो गया था बर्फ को देखकर। भीतर जैसे देवता जाग गए थे, जैसे भीतर की कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो वैसा फील हो रहा था। जैसे जो देखना चाहती थी वो देख लिया, तो जैसे देवता जाग गए। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। अब लेखिका का मन किया कि वो भी इस बर्फीली जन्नत, बर्फ के ऊपर लेट जाए। बर्फीली जन्नत मतलब इस बर्फ की स्वर्ग को देख ले अच्छे तरह जी भर के। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। अब लेखिका के पास जो है वो बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे, ना तो वो लेकर आई थी और ना ही उसके पास थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। तो अब लेखिका ने सोचा कि चलो नहीं है तो किराए पर ले लूं, पर वहां पर कटाओ में कोई भी दुकान नहीं थी। युमथांग और झांगू लेक में तो बहुत ज़्यादा दुकानें थी, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट थे और ये कटाओ अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। तो फिर लेखिका को मिले नहीं, वहां पर कोई भी दुकान नहीं मिली। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। तो फिर अब इस टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था तो कोई दुकान भी नहीं थी। तो क्या है, वहां पर दुकानें ना होने की वजह से लेखिका को जूते नहीं मिले। खैर, लेखिका ने सोचा चलो कोई बात नहीं। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। अब लेखिका, सब लोग फोटो खींच रहे थे वहां की इतने सुंदर दृश्य को देखकर, पर लेखिका ने क्या किया, फोटो खिंचाने की बजाय उस सारे सीन को, सारे दृश्य को अपनी आंखों से भर भर कर देख रही थी, अपने भीतर भर रही थी, ताकि वो याद रहे, अपनी यादगार के रूप में लेखिका रखना चाहती थी इस दृश्य को, ताकि जब वो महानगर यानी कि किसी महानगर में रहती थी लेखिका, तो वहां जाकर जब वो अपने कमरे में बैठेगी, डार्क रूम, अंधेरे कमरे में, मतलब ये आजकल जो महानगर होते हैं वहां पर जो रूम होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि अंधेरा रहता है दिन भर। तो फिर उसमें बैठकर फिर देख सकूं, यादें जो है वो ताजा कर सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। अब लेखिका को ये जो इतना अच्छा दृश्य देख रही थी, तो लेखिका को क्या है कि आध्यात्मिक अतीत मतलब अपनी जो ईश्वर से जुड़ी, जो हमारा अतीत है, ईश्वर ऋषि मुनियों का जो अतीत है हमारा, जो वो सारा याद आ रहा था। ऐसी ही, शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अब लेखिका को पिछली आध्यात्मिक बातें याद आने लगी, तो ये भी याद आया कि शायद ऋषि मुनियों ने इतनी ही दिव्यता, इतनी अच्छे जो दृश्य देखकर, ऐसी जगह पर ही रहकर वेदों की रचना की होगी। क्योंकि जब मन शांत होता है, अच्छे दृश्य देखकर मन मन में आध्यात्मिक भाव आते हैं, तभी ऐसा कुछ काम हो सकता है, किसी चीज की रचना हो सकती है। जीवन सत्यों को खोजा होगा, और जीवन के जो सत्य हैं उनको खोजा होगा हमारे ऋषि मुनियों ने। सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा। अब जो ऋषियों ने जो जो महामंत्र पाया है सर्वे भवन्तु सुखिन का, तो ये ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही दृश्य देखकर ही पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। वहाँ की जो सुंदरता थी, वहाँ की जो संपूर्णता थी, प्राकृतिक दृश्य थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि कोई बड़ा से बड़ा अपराधी भी अगर यहाँ पर आ जाए, जिसके मन में पाप की भावना है, किसी का बुरा करने की भावना है, अगर वो भी यहाँ पर आ जाए और ये सब देख ले, तो चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, वो भी करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब उसके मन में भी अगर दिव्यता आ जाएगी, उसके मन में भी अच्छी भावनाएं प्रवेश कर जाएगी। ये दृश्य ऐसा था, इतना सुंदर था, इतना आध्यात्मिक दृश्य, आध्यात्मिक माहौल पैदा करने वाला था।
और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। ये दृश्य देखकर जो लेखिका के मन में विचार आ रहे थे, उसी टाइम लेखिका को भी याद आया कि तभी मिल्टन ने ऐसा लिखा था कि ईव की सुंदरता देखकर ऐसा वर्णन किया था अपनी किताब में कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। यानी कि सुंदरता का हर जगह ऐसे ही असर होता है कि सुंदरता को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हम जो दूसरे लोग हैं वो उनके मन में अगर अगर किसी दूसरे की गलत करने की भावना होती है, वृत्ति होती है, तो वो भूल जाते हैं। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता। जो अब मिल्टन जो राइटर है उन्होंने अपनी जो बुक में अपनी कविता में ये बातें लिखी थी, तो वो क्या मनी से उन लेखिका ने पूछा कि आपने पढ़ी है वो। तो पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। अब मनी जो है उस समय क्या है, वो उस सुंदरता को देखकर कुछ और ही सोच रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी। वो भी एक जैसे अब दर्शन शास्त्र में चली गई थी, दार्शनिक की तरह देख रही थी कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। वो बता रही थी कि ये जो हिम शिखर है ये यही जल स्तंभ है पूरे एशिया के, यानी कि यहीं से जो है वो जल जाता है पूरे एशिया में। प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है, सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। अब वो बता रही है कि प्रकृति देखो सब कुछ अपने आप सब इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ जो है वो जम जाती है, जो तो जल जो है वो स्टोर हो जाता है बर्फ के रूप में। और जो गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तब तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को त्रावट पहुंचाती है। मतलब कि जब गर्मियों में पानी की जरूरत पड़ती है सभी लोगों को, तो क्या होता है यहाँ पे भी थोड़ी गर्मी आ जाती है तो बर्फ जो है वो पिघल जाती है, बर्फ की शिलाएं, और फिर वो पानी के रूप में नदियां बनकर लोगों तक पहुंचती है। उनके जो गले सूख रहे होते हैं वहां पर पानी पहुंचाने का काम ये जो बर्फ जमी हुई बर्फ है वो पिघल कर वही करती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। अब ये जल को स्टोर करने की भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि पहले स्टोर हो जाता है, जब नहीं चाहिए होता बर्फ के रूप में जम जाता है, जब चाहिए होता है लोगों को और पूरे एशिया को तब ये नदी की धारा बनकर लोगों के घर तक पहुंच जाता है। मनी ने अभिभूत होकर माथा नवाया। अब जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। अब जो मनी है उसको वैल्यू पता चली कि कितना ऋण है यहाँ, ये जो नदियाँ ना हो तो लोग प्यासे मर जाएं। तो फिर उसने क्या है वहाँ पर श्रद्धा से अपना सिर झुकाया और बोली कि कितना ऋण है हमारा हम पर इन नदियों का, कि हम कितने कर्जदार हैं, इन्होंने हमें कितना कुछ दिया है, इन हिम शिखरों ने, इन नदियों ने। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। वो जो लेखिका है वो सोच रही थी कि कितना सुंदर होता है संसार, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राकृतिक दृश्य। तो स्वप्न जगा रहे थे जो लेखिका के अंदर। तो उन लम्हों में लेखिका ने ये सोचा कि कितना सुंदर सब कुछ होता है संसार में। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। अब लेखिका साथ के साथ ही थोड़ी सी उदास हो गई। क्यों हो गई? उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। तो लेखिका को फिर वही ख्याल आ गया जो वो पत्थर तोड़ती जो पहाड़ी औरतें थी उनका फिर से ख्याल आ गया। तो लेखिका थोड़ा सा उदास भी हो गई कि वो बेचारियाँ ऐसे श्रम करती हैं, तभी ये सब कुछ हम देख पाए हैं। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। अब लेखिका जो है वहां से आगे बढ़ी, सफर आगे बढ़ा, तो थोड़ा आत्मा की परतों को छीलता हुआ मतलब अंदर की तरफ सोच रही थी, आत्मा को झंझोर कर रख दिया था इस दृश्य ने लेखिका की। तो आगे बढ़े तो देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, वहां पर जो है बॉर्डर इलाका है, तो वहां पर फौजी छावनियाँ भी मिली मिलिट्री की। तभी ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। लेखिका को तभी ध्यान आया कि यह तो बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है, तो बॉर्डर एरिया तो होना ही था। चीन जो है वो थोड़ी दूर पर ही
चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में। उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। अब लेखिका एक फौजी से मिली और उनसे पूछा कि इतनी ठंड में, जब इतना कम तापमान था, 15 डिग्री सेल्सियस था, तो लेखिका ने पूछा कि आप लोगों को तो बहुत तकलीफ होती होगी यहाँ पर रहने में, हरदम यहाँ रहते हैं। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। अब जो फौजी है वो हल्का सा हंस लिया, पर उसकी हंसी में थोड़ा सा उदासी भी थी। वो बोला कि आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम पहरा देते हैं। अब जो हमारे देश के फौजी हैं, उनका जो जीवन है यहाँ पर दिखाया है कि वो कितनी तकलीफ़ें सहते हैं हमारे लिए। तो वो बोला कि हाँ, हम यहाँ पर पहरा इसीलिए तो देते हैं कि आप लोग को कोई खतरा ना हो, आप चैन की नींद सो सकें। फेरी भेटूला कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। तो फिर उसके बाद बताया कि जितेन ने अपने जो भाषा है नेपाली, उसमें बोला कि फेरी भेटूला। फेरी भेटूला का मतलब होता है फिर मिलेंगे, उस फौजी को बोला जितेन ने, और जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। तो आगे बढ़े, थोड़ी देर बाद फिर लेखिका को एक फौजी छावनी दिखी जिस पर ये लिखा था कि वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया। अब लेखिका का मन उदास हो गया, भीतर भीतर कुछ पिघलने लगा। अब लेखिका को अच्छा नहीं लग रहा था कि फौजियों को बेचारों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर इतने ठंड में रहना पड़ता है। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगते थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। अब लेखिका को ये हुआ कि हमें तो कभी ध्यान ही नहीं आया, जब हम अपने महानगरों में रहते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं आया कि इतनी ठंड में जो है ये हमारे जवान जो है, अभी तो हम बैसाख का महीना था जब लेखिका वहाँ गई थी और इतनी ठंड लग रही थी, लेखिका को ठिठुर रही थी। और जबकि ये जो फौजी जवान हैं हमारे, ये पौष और माघ का महीना जब फुल ठंड होती है, जनवरी फरवरी होती है, तब भी ये लोग जो है वहाँ पर तैनात रहते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और जब उस इतनी ठंड में सब कुछ जम जाता है, सिर्फ पेट्रोल नहीं जमता, तब भी ये अपने आप को देश के ऊपर न्यौछावर करने के लिए वहाँ पर ड्यूटी पर खड़े रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने के में जाने कितनों के जीवन अपने मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। और फिर उनका भी याद आया कि जिन खतरनाक रास्तों से हम तो गुजरते हुए भी डरते हैं, हमारे तो जान जो है वो ऐसे हथेली पर आ जाती है, बिल्कुल डर जाते हैं कि हम यहाँ से कैसे गुजरेंगे। उन रास्तों को बनाने में पता नहीं कितने ही लोगों ने अपनी जीवन जो है वो समाप्त कर दिया, जबकि उनका अभी जीवन बाकी था। फिर भी उनकी जो मियाद, उनकी जो जीवन की सीमा थी, जीवन की जो उम्र थी अभी बाकी पड़ी थी, फिर भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने ये रास्ते बनाए। तो उनके लिए भी लेखिका को दुःख हो रहा था कि कितने कुछ करते हैं लोग हम, ताकि हम यहाँ पर आ पाएँ, हम अच्छे से जी पाएँ अपनी ज़िंदगी। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। अब लेखिका बता रही है कि ये यात्रा जो हिमालय की लेखिका ने की है, ये एक खोज यात्रा थी। काफ़ी कुछ लेखिका को पता चला, जाना। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। अब ये जो सफ़र था लेखिका को अंदर तक हिला गया। लेखिका की आत्मा, अंतरात्मा, चेतना सब कुछ जो है वो उसमें हलचल मच गई। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। अब लेखिका का मेन लक्ष्य था युमथांग को देखना, घाटियों को देखना। अब बीच में कटाव चले गए तो फिर वापस आना पड़ा और लायुंग वापस आकर फिर से युमथांग की ओर चले। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। अब जितेन जो है वो अभी थोड़े दिन पहले ही वो वहाँ से आया था, नेपाल से आया था। धन्यवाद। बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।